नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में डीवी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अभी से 6 मिनट बाद 5 मिनट बाद हो सकता है कि कहना पड़े गुड आफ्टरनून, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग कह सकता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, और आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि आज एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तीसरे चरण के साथ ही भारी संकट में भाजपा है। भारी संकट में भाजपा कैसे है? तीसरे चरण का एक तरफ मतदान हो रहा था कल, और दूसरी तरफ हरियाणा में ऐसी संकट आ गई, ऐसा संकट आ गया जिसके बाद परिस्थितियां ऐसे बदली हैं कि अब इधर संभालें या उधर संभालें, केंद्र सरकार को संभालें जिसके लिए चुनाव चल रहा है, या राज्य सरकार को संभालें जहां पर 90 सीटें हैं विधानसभा में। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, आप जानते हैं। 90 में से 2 सीट खाली है, बच गई 88 सीटें। 88 सीटों में अगर सरकार आपको बनाना है, सरकार में कायम रहना है, तो आपको 45 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। और अभी से कुछ दिनों पहले नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, वहां पर दूसरी बार खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अचानक एक दिन कहा जाता है कि खट्टर जी इस्तीफा दे रहे हैं और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं, खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है। ये सारी चीजें आप जान चुके हैं, लेकिन यहां पर नया क्या है जो हम बताने जा रहे हैं, उसमें बहुत कुछ नया है। और इसका केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा, इसका इस लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पे हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में उधर हरियाणा से भी हमारे एक साथी जुड़ेंगे जो हरियाणा की जमीनी जो हकीकत है, वहां की जो सियासत है, राजनीति है, उसको बहुत अंदर तक समझते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको भी हम जोड़ेंगे। लेकिन कुल सीटें जो हैं अभी तक जो अब बची हुई हैं 88, उन 88 क्योंकि 2 सीटें खाली बची हुई हैं, 90 में से 2 सीट खाली बची 88 में से 45 सीट सरकार में रहने के लिए चाहिए। और किसके पास कितनी सीटें हैं ये जरा बता दूं। बीजेपी 40 सीट जीत के आई थी, तो 40 सीट उसके पास में है। 30 सीट कांग्रेस जीत के आई थी, 30 सीट कांग्रेस के पास में है। जजपा यानी जननायक जनता पार्टी जो है, दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, बाद में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो जननायक जनता पार्टी के पास 10 सीट है, निर्दलीय 6 हैं, और इनेलो आप जानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल उसकी 1 सीट है, और हरियाणा लोकहित पार्टी HLP, हरियाणा लोकहित पार्टी, उसके भी 1 विधायक हैं। इस प्रकार टोटल 88 विधायक। 88 विधायकों में से नायब सिंह सैनी को ने जब अपना जब अल्पमत में सरकार है या मेजोरिटी में सरकार है, इसके लिए विधानसभा में इन्होंने फ्लोर टेस्ट किया था। तो जब फ्लोर टेस्ट 2 महीने पहले फरवरी में जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, उसमें इन्होंने 47 विधायकों का, जहां तक मुझे ध्यान है 47 या 48 विधायकों की लिस्ट दी थी कि इतने विधायक हमारे साथ हैं, 45 चाहिए, 3 ज्यादा हैं, और ध्वनि मत से वहां पास हो गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 47 नहीं और ना ही 45, बल्कि अब 43 विधायक नायब सिंह सैनी के साथ हैं। 43 विधायक नायब सिंह सैनी के साथ होने का मतलब है कि सरकार अल्पमत में है और सरकार गिर सकती है। और क्या हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, एक बड़ा सवाल है। और हरियाणा की सरकार ठीक है चली भी गई, लेकिन इसका असर क्या मोदी जी पे पड़ने वाला है, क्या इसका असर देश की राजनीति में पड़ने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बिल्कुल सही है, इसका असर, ये जो ब्रेकिंग हम लेके आए हैं, इस ब्रेकिंग में लगातार आप बने रहिए। इसका असर नरेंद्र मोदी पर कैसे पड़ने वाला है, हम ये बताने जा रहे हैं। लेकिन आप ये जानिए कि इन 43 विधायकों के समर्थन आखिर 48 से 43 पे या 47 से 43 पे कैसे आ गए? ऐसे आ गए क्योंकि 3 विधायकों ने पहले ही अपना समर्थन, अब कल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तीनों विधायक, ये तीनों विधायक कहां के हैं? एक दादरी से हैं सोमवीर सांगवान साहब, उनके बाद नीलोखेड़ी से हैं धर्मपाल गोंदर साहब, और पुंडरी से हैं रणधीर गोलन साहब। ये 3 जो विधायक हैं जिनको आप देख रहे हैं यहां पर हम दोनों के बीच, इस समय आपको हम लिए चलते हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। उसके बाद इस चर्चा में हमारे साथ हरियाणा से भी एक साथी जुड़ेंगे, उन तक भी पहुंचेंगे। लेकिन एक बहुत ही मजेदार वाकया आप तक हम पहुंचाएंगे, और कैसे ये चुनाव तीसरे फेज में आते अगर उनके ही हरियाणा में सरकार है, और सरकार इस साल के आखिर तक रह सकती है, क्योंकि चुनाव वहां इस साल के आखिर में है हरियाणा में। तो लेकिन ये विधायक वहां से
अलग क्यों हट रहे हैं? क्या इनको भी पता चल गया है कि मोदी सरकार जा रही है या कुछ और है? अगर इनको यह लग रहा है कि मोदी सरकार जा रही है, केंद्र की सरकार जा रही है, तो इसके क्या मायने हैं? एक हवा का रुख क्या इन लोगों ने पहचान लिया है? ये सब कुछ जाने, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये तीनों विधायक। देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आईडी और कई प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें हो रही है। कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त आप समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी और उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीस बरादरी ने बढ़ा रखे थे, उनके सहारे पर हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई आप ही लोग तो दिखाओ। अग्नि दिखान देवता हो। और कोई क्वेश्चन हो पूछो। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर ये तीनों विधायक जो हैं अपनी अपनी बात रखते हुए, और इन्होंने क्यों छोड़ा। लेकिन यहाँ पर 43 नहीं बल्कि अब तो 42 ही बचे हुए हैं। तो सरकार क्या जा रही है? हरियाणा की सरकार के गिरने का मतलब क्या है? हरियाणा सरकार अगर गिर जाती है तो फिर उसका असर केंद्र पर क्या पड़ेगा? आप जानते हैं कि दिल्ली के बगल में बिल्कुल लगा हुआ है हरियाणा, और चाहे दिल्ली की 7 सीटें हो या हरियाणा की 10 सीटें हो लोकसभा की, ये सीटें 10 और 7 सीटें क्यों बहुत मायने रखती हैं, इन सब पे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक साथी जुड़ेंगे सीधे हरियाणा से और उनसे भी समझेंगे और क्या हरियाणा की सरकार जा रही है, क्या हरियाणा की सरकार के गिरते ही केंद्र की सरकार जो है वो भी मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल जब चुनाव का वक्त था, जब वोटिंग हो रही थी तीसरे फेज की, उसी समय आखिर इन तीनों विधायकों ने अपना जो समर्थन है वो सरकार से क्यों ले लिया? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आना चाहता हूं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट लेने के लिए। अमलेंदु जी आपके पास, जब तक हमारे साथी उधर से जुड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम चर्चा कर रहे हैं। अमलेंदु जी, चर्चा यही है कि हरियाणा में अल्पमत में न सिर्फ सरकार है बल्कि हरियाणा का जो रिफ्लेक्शन है वो दिल्ली पे पड़ने वाला है। और दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव होना है उस पे भी, दिल्ली की सरकार मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार की बात मैं कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसका, और हरियाणा की सरकार कितने दिनों की सरकार अब बची हुई है, जरा ये बता दीजिए। एक तो राजीव जी, अभी बहुत सी चीज़ें चूंकि गवर्नर के हाथ में है तो अभी गवर्नर अपना खेल करेंगे, बीमार भी पड़ सकते हैं गवर्नर साहब अभी जो हैं। लेकिन अल्पमत में आ चुकी है बीजेपी की सरकार, ये निश्चित तौर पे तय हो गया है। इसका असर राजीव जी सिर्फ हरियाणा की राजनीति में नहीं है बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पे है। और देश की राजनीति पे इसलिए कि चूंकि हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव बचे हुए हैं, वहाँ होने हैं, और हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से झटका लग रहा है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है राजीव जी, ये साफ तौर पे ये इशारा करता है कि बीजेपी की सरकार जा रही है केंद्र में, मतलब मोदी जी लौट करके नहीं आ रहे हैं। इसका आभास जो है इन तीन विधायकों को हो गया है। चूंकि राजीव जी किसी बीजेपी की सरकार से इस तरीके से समर्थन वापस लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है, चूंकि सब जानते हैं कि अगर वो भी निर्दलीय हैं, वो भी निर्दलीय हैं और बीजेपी की सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको भी ये आभास हो गया है कि बीजेपी जो केंद्र की सरकार है वो जा रही है। लेकिन आप देखिए हरियाणा में 10 की 10 सीटें, जैसा हमारे साथी बता रहे हैं अमलेंदु जी कि 10 की 10 सीटें पिछली दफा 2019 में
जिसमें बीजेपी जीत कर आई थी, और दूसरी तरफ हमने यह भी देखा कि हरियाणा में 90 सीटों वाली जो विधानसभा है उसमें 40 सीटों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि अल्पमत में थी उस समय भी, पूर्ण बहुमत नहीं था, हंग असेंबली आई थी, और जजपा यानी जननायक जनता पार्टी जो है यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसको वहां पर उसने समर्थन दिया था। लेकिन 6 महीने पहले उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, और इसके बाद जननायक जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था 10 सीटों वाली। इसके बाद हालांकि उसके पास में निर्दलीय का समर्थन था, उसके पास में हरियाणा HLP का समर्थन था, यानी हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन था। अब क्या होने जा रहा है? हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी अमित नेहरा जी। अमित जी, आपका स्वागत करता हूं, और सीधे आपसे ही समझना चाहता हूं कि कितना असर इसका, ये जो घटनाक्रम कल का, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव के दौरान ये घटनाक्रम, चुनाव के दौरान उसमें भी केंद्र में सरकार है, इतनी बड़ी सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम की तूती बोलती है, ये कहते हैं बीजेपी के लोग, और ये भी उधर गए, 6 निर्दलीय भी उधर चले गए थे, पूरा का पूरा समर्थन था। आखिर अचानक क्या हो गया कि अब 42 सीटों पे आ गई है नायब सिंह सैनी की सरकार, और 42 सीटों का मतलब है सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये अल्पमत है, और अल्पमत में अब जो भी खेल करना हो वो अलग बात है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस भी आराम से नहीं बैठने वाली है, और ये बाहर निकल के कह रहे हैं कि हम अपना पूरा समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी, और कांग्रेस कह रही है कि यहां यानी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाइए। आपके पास क्या कुछ खबर है, इसका कितना रिफ्लेक्शन आप देखते हैं केंद्र के इस चुनाव पे, लोकसभा चुनाव पे, केंद्र की सरकार पर, और हरियाणा की 10 सीटों पे जिसपे अभी मतदान होने जा रहा है? अमित जी। राजनीतिज्ञों से बड़ा कोई वो मौसम वैज्ञानिक नहीं होता। उनको पता चल जाता है कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है आगामी चुनाव में, और हवा का रुख क्या रहेगा। तो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि 3 विधायक जो निर्दलीय थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पे गेन करने जा रही है हरियाणा में। कम से कम ये तो आश्वस्त हैं सभी लोग कि 2019 वाला मामला नहीं रहने वाला है। अब बात आती है कि क्या खेल हुआ है। देखिए, जब हरियाणा की सरकार बनी थी, मनोहर लाल 2 जिसको बोलते हैं, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे अक्टूबर में, तो कुल 40 विधायक थे बीजेपी के, और अल्पमत में थी क्योंकि 90 सदस्यीय विधानसभा, यहाँ पे 46 तो कम से कम होने चाहिए थे। तो उस समय जेजेपी संकट मोचक बन के आई थी उनके लिए, और हालांकि जेजेपी जो लड़ी थी अपना इलेक्शन, वो एंटी बीजेपी एक वेव बना के लड़ी थी कि हम कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो उसके बावजूद बीजेपी के साथ चले गए। तो वोटर्स में भी गुस्सा था जो पर्टिकुलर जेजेपी के वोटर थे। तो उसके बाद उन्होंने रुख को समझा 4.5 साल बाद कि अब तो लगातार रहे तो टिकना भारी हो जाएगा, आगामी जो विधानसभा चुनाव आएंगे या लोकसभा चुनाव आएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। तो उन्होंने फरवरी में बीजेपी के साथ साठगांठ कहूंगा मैं, तो ये नहीं है कि उन्होंने समर्थन वापस लिया। इन्होंने एक ऐसी चाल चली, मुख्यमंत्री बदलने के नाम पे जेजेपी को अपने से अलग कर दिया ताकि दोनों दल ठीक ठाक रहे, अच्छा प्रदर्शन करे, वो एक अलग बात है। उसके बाद क्या हुआ कि 10 अगर आदमी चले गए हैं, हालांकि बीच में एक जो सीट आई थी, कुलदीप बिश्नोई ने जो वोट दिया था और उनके कारण सदस्यता रद्द हुई थी, तो उनके बेटे उनकी सीट पे लड़े थे, भव्य बिश्नोई, तो इनकी सीटें 40 से 41 हो गई। अब एक और चीज हुई है यहाँ पे कि एक तो खुद मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया तो 40 रह गए। दूसरा एक कारण और है जिसपे लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं है कि एक मोहनलाल बड़ौली हैं और जो विधायक हैं बीजेपी के, वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे हैं इलेक्शन। अगर मान लिया वो जीत गए तो 1 सीट और कम हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन उसकी भरपाई एक तरह से हो सकती है, क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था करनाल विधानसभा से, उनकी जगह पे नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं।
तो हो सकता है कि वो चीज बराबर हो जाए, लेकिन संभावना तो दोनों तरफ रहती है। अगर मान लिया एक वो जीत गए और ये हार गए तो एक सीट और कम होनी लाजमी है। अब रणजीत चौटाला जो थे वो निर्दलीय थे, हालांकि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो वो बीजेपी की टिकट पे हिसार से लड़ रहे हैं। तो टोटल दो लोगों ने, 2 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया हरियाणा की विधानसभा से। तो जो टोटल नफरी रहेगी, टोटल संख्या बल रह गया 88 का रह गया है, 90 नहीं है, 88 है अब। 88 तो 88 में 88 में जी 45 चाहिए, 88 में 45, 44 आधा होता है, 45 चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब ये बताइए कि जी। इनके पास 40, एक एचएलपी है और हरियाणा लोकहित पार्टी जो है, और एक शायद निर्दलीय हैं, यही समर्थन इतने बलराज कुंडू 42 ही है इनके पास। नहीं, जो एक निर्दलीय, हाँ उसमें निर्दलीय 2 हैं। टोटल क्या था कि हलोपा को लगा के 7 विधायक थे, जिसमें 6 निर्दलीय थे और एक हलोपा गोपाल कांडा जिसको समर्थन था। तो उसमें से क्या हुआ कि एक तो बलराज कुंडू हैं निर्दलीय, तो उन्होंने समर्थन नहीं दिया बीजेपी को, तो उनको भी हटा दीजिए। एक राकेश दौलताबाद हैं, वो सरकार के साथ हो सकते हैं। हालांकि कल जो सुबह से खबरें आई थी कि 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, तो उस लिस्ट में इनका भी नाम था, राकेश दौलताबाद का। लेकिन शाम होते होते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो 4 में से 3 रह गए। तो हम कह सकते हैं कि एक जो विधायक है वो हो सकता है बीजेपी के साथ हो। तो संख्या बल तो मुझे लगता है कि 43 ही है सरकार के पास इस समय, 43 है, और 45 आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट है सरकार के। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज है कि 22 फरवरी 2014 को नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था सरकार के खिलाफ, या सरकार ले आई थी, आप जो भी समझे। उसमें क्या हुआ कि अपना गिर गया था वो, तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जब गिर जाए तो 6 महीने तक दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर 45 विधायक राज्यपाल के पास चले जाएं तो राज्यपाल अपने विवेक से सरकार को बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकार को फायदा हो सकता है। हालांकि बात नैतिकता की आए तो आजकल नैतिकता बची नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मेरा तो ये मानना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगला, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अमित जी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया था 22 फरवरी 2024 को, मतलब अभी से 2 महीना पहले, और उसमें इन्होंने अपना मेजोरिटी दिखा दी थी, साबित कर दी थी। ठीक है, सरकार इनकी बची रही उस समय क्योंकि नायब सिंह सैनी आए थे और आउटगोइंग सीएम जो थे वो मनोहर लाल खट्टर, जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव। चलिए ये सारी चीजें ठीक हैं। अब इनके पास 43 हों या 42 हों, ये अल्पमत में हैं। और जैसा अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि अब एक विवेक होता है कि मुख्यमंत्री को फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए क्या राज्यपाल बुलाते हैं। हालांकि नियम के अनुसार 6 महीने तक आप सेफ जोन में चले जाते हैं, लेकिन यहां जब साफ साफ दिखाई दे रहा है और 45 विधायक या 46 विधायक चले जाते हैं राज्यपाल के पास कि देखिए वहां पर 42-43 ही हैं और हम इतने लोग हैं और वो सरकार में अल्पमत में है, इसलिए आप फ्लोर टेस्ट कीजिए या इस सरकार को बर्खास्त कीजिए। ऐसी बात भी अगर राज्यपाल नहीं मानते हैं, चलिए एक पल के लिए भी मान लिया कि चूंकि इनके ही राज्यपाल है वो नहीं मानेंगे, ये भी मान लिया अमित जी, लेकिन क्या इसके बाद दरवाजा जो है कोर्ट तक का भी खुला हुआ है। यहां पर आखिरी समय में छीछा लेदर होना है, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये विधायक फिर कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस मजबूत होगी यह भी दिखाई दे रहा है। जरा अब उधर उस साइड आते हैं हम कि कांग्रेस इन तीनों के आने से और कितना मजबूत होती है, क्योंकि ये तीनों निर्दलीय विधायक छोटे मोटे नहीं हैं, एक कद्दावर हैं। ये आप अच्छी तरह से इन तीनों को जानते हैं, ये तीनों कद्दावर हैं और ये अब उस समय कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जिस समय राज्य में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। मतदान खत्म हो गया होता तो अलग बात थी, लेकिन मतदान की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी चुनाव है 10 सीटों पे और 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं 2019 के हिसाब से।
अब कितना डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है? 10 सीटों को अगर देखा जाए, जरा उस हिसाब से मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव 2024 में इन तीनों विधायकों और साथ में विधानसभा में अल्पमत में आई हुई जो सरकार नायब सिंह सैनी यानी बीजेपी की सरकार है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव कितना भारी पड़ गया है बीजेपी के लिए, यह बताइए। राजीव जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस को एज मिला है। इससे दिक्कत ये हो रही थी, अगर देखा जाए चुनाव प्रचार की, बीजेपी का खासकर, तो बीजेपी के लगभग सभी प्रत्याशियों को ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी पहले ही, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। तो अब हर प्रत्याशी को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने में दिक्कत हो रही, हिचक हो रही है। तो ये जो 3 जो विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो ये समय की धार को पहचान चुके हैं। तो आने वाले 3-4 महीने में हरियाणा के इलेक्शन घोषित हो जाएंगे, तो जाना इनको भी पड़ेगा। जाना तो बीजेपी के विधायकों को भी पड़ेगा और विरोध उनका भी होना लाजमी है। लेकिन चूंकि ये निर्दलीय विधायक हैं, तो ये अपने लिए सेफ जोन ढूंढने का इन्होंने एक जरिया माना इसको, कि हम चलो कोई नहीं, कांग्रेस है, बड़ी विपक्षी पार्टी है, हम उनके साथ हो लेंगे तो लोगों का गुस्सा हमारे प्रति कम हो जाएगा। और इसी स्ट्रेटजी के तहत मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की तरफ आए हैं। लेकिन इसका एक और असर पड़ेगा, क्योंकि जो चुनाव होता है, लोकसभा का कह लीजिए या विधानसभा का कह लीजिए, तो एक शब्द आता है मोमेंटम। मोमेंटम बनना किसी भी पार्टी का, वो चुनाव को या तो हारता है या जिताता है, हराता है या जिताता है। तो इसके चलते भाई 3 विधायक जिनके बल पे सरकार चल रही थी बीजेपी की, उनका कांग्रेस की तरफ आना, तो कांग्रेस का मोमेंटम इससे बढ़ा है। और इससे उन क्षेत्रों में खासकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो मजबूत होंगे और ये जी जान भी लड़ाएंगे उनको अपने क्षेत्र से लड़ाने के लिए, क्योंकि इनको टिकट भी चाहिएगा। ये तय है कि निर्दलीय विधायक जो होते हैं, अमूमन क्या होता है कि किसी पार्टी से नाराज होकर खड़े होते हैं, क्योंकि पार्टी की टिकट से जीतना आसान होता है। तो ये बर्थ भी अपनी सेव करना चाहते हैं कांग्रेस में आके, और कांग्रेस में आने के लिए फिर क्या है कि इनको अपने यहां से, अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को, बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर भी भेजना होगा, वो भी बम्पर वोटिंग से। तो कांग्रेस इसलिए एज में है इसमें, मैं जो देखता हूं, क्योंकि ये बाकियों को भी कहेंगे, बाकी जो निर्दलीय है उनको भी धक्का पहुंचेगा कि भाई रास्ता उधर चला गया, राज तो कांग्रेस का आने वाला है। तो एक ये आम जनमानस में भी ये बात आएगी कि आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि विधायक भागने लग गए हैं। वो कहते हैं ना कि वो जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे कूदते हैं। तो ये उस तरह की चीज है, मुझे लगता है कि जो जहाज है वो डूबने की तरफ जा रहा है, जो बीजेपी का, मैं तो ये कहूंगा। तो लोग बाग उसमें निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो यही वजह है कि ये 3 विधायक जो है निर्दलीय, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। इन्होंने क्यों कांग्रेस का समर्थन किया ये समझ रहे थे हम, और इससे कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है, और आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि हरियाणा के हिसाब से देखा जाए जहां 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं, उसमें कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है, उसमें कैसे बैकफुट पर जा सकती है बीजेपी, इन सब की हम चर्चा, और साथ साथ कैसे अल्पमत में आ चुकी है हरियाणा की सरकार और ऐन वक्त पे इन तीनों विधायकों का अपना हाथ खींचना, उसके क्या मायने हैं। हमारे साथी जुड़े हुए हैं सीधे हरियाणा से, अमित नेहरा जी, और इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, इसके क्या मायने निकाले जाएं कि आप ऐन चुनाव के दिन, तीसरा फेज, और उस दिन हरियाणा सरकार से हाथ खींच लेते हैं, 3 विधायक, तीनों कद्दावर विधायक हाथ खींच लेते हैं, और इसके बाद देखिए कि परिस्थितियां कैसे बदलती हुई दिखाई देती हैं, और अल्पमत में सरकार है 10 की 10 सीटों में, और ऐसे भी कहा जा रहा था कि इस बार हरियाणा में बहुत मुश्किल है लोकसभा का चुनाव 10 की 10 सीटें लेकर आना बीजेपी के लिए। लेकिन अब इसके आगे आप क्या कुछ देख रहे हैं? आप भी लगातार हरियाणा की राजनीति पर बहुत केयरफुली उसको वॉच कर रहे हैं, और उस हिसाब से भी समझूं कि यहां से आप आगे क्या कुछ देखते हैं। हमारे साथी जो ग्राउंड पे हैं, अमित नेहरा जी, ये जो बातें कह रहे हैं, इनसे इतर अगर इसमें कुछ जोड़ा जाए तो क्या कुछ जोड़ेंगे?
देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को बड़ा चाणक्य साबित कर दिया है भाजपा के चाणक्य के मुकाबले। चूंकि ठीक जिस दिन पोलिंग हो रही हो, मतलब 93 सीटों पे जिस दिन मतदान हो रहा हो तीसरे चरण का, उस दिन अगर हरियाणा से इस तरीके की खबर आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है और उससे 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, तो इसके राजीव जी राजनीतिक मायने पूरे देश भर में जाते हैं। इसके राजनीतिक जो संदेश हैं वो जाते हैं, और संदेश ये जाता है कि भाजपा का बिस्तर गोल होने जा रहा है। और इस तरीके से जब निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस दिया, और सिर्फ समर्थन ही वापस नहीं दिया है, वो जाकर के कांग्रेस के खेमे में पहुंच गए हैं। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में भी और देश में भी। ये संदेश एक तरीके से राजीव जी जाना शुरू हुआ। तो इसका संदेश सिर्फ हरियाणा तक नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाएगी, बल्कि इसका संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर गोल होने जा रहा है और बीजेपी के झोला उठाने का देश भर से समय आ गया है। इसका संदेश राजीव जी ये जाना शुरू हुआ है, और इसको लेकर के विपक्ष मेरे ख्याल से लगता है आगे जाएगा। आप देखिए कि जैसे अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, तो किस तरीके से ऊधम मचाया गया कि साहब देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष था वो भाजपा में चला गया। लेकिन अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन अरविंदर सिंह लवली के जाने से पहले भी वो थे, तो उसका जो फायदा बीजेपी लेना चाहती थी वो बीजेपी को उसका फायदा किसी भी तरीके से नहीं मिला। लेकिन ये जो मूव हुआ है राजीव जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चला है 3 विधायकों के निर्दलीय विधायकों के साथ मिल करके, इसका संदेश जो है पूरे देश भर में ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। वरना बीजेपी की सरकार से समर्थन खींचना जो है वो इतना आसान काम इसलिए भी नहीं है राजीव जी। ये हिम्मत तो एक तरीके से कहा जाए दुष्यंत चौटाला खुद नहीं उठा सके थे, जबकि दुष्यंत चौटाला जब जाते थे क्षेत्र में तो उनको काले झंडे दिखाए जाते थे, उनको घेरा जाता था, किसान जो थे उनको घेरते थे और कहते थे आप समर्थन वापस ले लीजिए। ये हिम्मत दुष्यंत चौटाला भी जो थे वो नहीं जुटा पाए थे कि बीजेपी से समर्थन वापस ले सकें। लेकिन अगर इन 3 निर्दलीय विधायकों ने राजीव जी समर्थन वापस लिया है बीजेपी की सरकार से, इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार को गिराने की पूरी तैयारियां हैं, और ये संदेश भी साफ है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं आ रही है। वरना तो तमाम एजेंसियां राजीव जी, बड़े से बड़े अच्छे नेता जो है वो ईडी और सीबीआई किस के डर से जो है भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और सरकार गिराने की तैयारी हो रही है, सरकार अल्पमत में आ गई है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि इसका संदेश जो है वो व्यापक तौर पे है और बड़े राष्ट्रीय फलक पे इसका संदेश है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 में से 2 सीट अभी खाली है, तो बच गई 88। विधानसभा जो है 88 सीटों की हो गई, और उसमें 88 में से सरकार में रहने के लिए आपको कम से कम 45 सीटें चाहिए, और 45 सीटें आज की तारीख में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार के पास नहीं है। और जैसे हमारे साथी अमित नेहरा बता रहे हैं कि 45 नहीं बल्कि 43 यानी 43 सीट्स हैं नायब सिंह सैनी के पास। और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव के बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उसके बाद खट्टर बने थे, मनोहर लाल खट्टर बने थे मुख्यमंत्री, दूसरी बार लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो मनोहर लाल खट्टर की पार्टी यानी कि बीजेपी को उस समय 40 सीटें आई थी, 40 विधायक जीत कर आए थे, तो 40 सीटें उनके पास थी, कांग्रेस के पास। और आप देखिए, आपको याद होगा शायद कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने बहुत ही कम समय में, आखिरी 2 महीना बचा हुआ था चुनाव का, उस समय कमान सौंपी और 30 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी। और उसके अलावा जजपा यानी जननायक जनता पार्टी जो है उसको जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसके पास 10 सीटें आई थी, और उसके अलावा निर्दलीय 6 सीटों पर जीत के आई थी। और इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोक दल, इनको 1 सीट मिली थी, और हरियाणा लोकहित पार्टी जो है यानी कि HLP, उनको भी 1 सीट मिली थी। इस प्रकार टोटल जो सीटें होती हैं वो बनती हैं 90 बनती हैं, लेकिन 2 सीटें कम हो जाती हैं। और उसमें अब मामला दूसरा जो है वो दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निर्दलीयों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। जो निर्दलीय लगातार इनके साथ थे, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। निर्दलीय में से 3 कद्दावर निर्दलीय आते हैं और वो कहते हैं कि हम अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। कल भरी दोपहरी में जब चुनाव का वक्त है, उस समय अगर निर्दलीय ये कह रहे हैं कि हम अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, तो इसके क्या मायने हैं, और यहीं से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने भी अपना समर्थन वापस लिया था कुछ दिन पहले, जिसके बारे में बता रहे थे अमित नेहरा, और बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला, चलिए मिली जुली बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कि दुष्यंत चौटाला ने भी अगर समर्थन ले लिया तो उस समर्थन लेने का भी कोई ना कोई कारण रहा था, और उस समर्थन
से वापस यानी सरकार से बाहर निकलने से दुष्यंत चौटाला को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, जरा ये भी समझ लेते हैं। जरा अमित नेहरा जी बताइए कि दुष्यंत चौटाला जो समर्थन वापस लेते हैं सरकार से लगभग वही 2 महीना पहले, और आपने अभी बताया कि उसके बाद खट्टर को हटाया जाता है, नायब सिंह सैनी को लाया जाता है, नायब सिंह सैनी जो हैं वो अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब वो अल्पमत में हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला यहाँ कहाँ हैं? दुष्यंत चौटाला को बाहर निकल के फायदा है या नुकसान है? क्योंकि सरकार में गलबहियाँ तो कर रहे थे वो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब वो अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? दुष्यंत चौटाला की पार्टी कहां खड़ी है? इनेलो कहां खड़ी है? बीजेपी तो है ही, वो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पास 10 सीटें थी और उनको अपनी हर सीट बचानी है, और एक कांग्रेस के एक बड़े व्यापारी को बीजेपी अपने यहां ले चुकी है, नाम है नवीन जिंदल। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ हरियाणा में दिखाई दे रहा है? और ये जो अलग खेमे में बटे हुए हैं यानी कांग्रेस है, इनेलो है, फिर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा है, इन सब का क्या रोल है? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? श्रीवास्तव जी, बड़ा मौजूद सवाल पूछा आपने। हरियाणा की राजनीति का शीर्षासन हुआ है पिछले 5-6 साल में अगर देखा जाए तो, क्योंकि हरियाणा की राजनीति पहले क्या थी कि कांग्रेस और इनेलो के बीच में थी। बीजेपी कोई दल नहीं था कि सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, लेकिन 2014 में बीजेपी ने जब सरकार बना ली अपने बलबूते पे, तो मामला सारा गड़बड़ हो गया, समीकरण गड़बड़ हो गया। इनेलो का मुकाबला कांग्रेस के साथ रहता था, तो इनेलो का जो आप कह लीजिए कि एक स्वाभाविक विरोधी कांग्रेस थी। लेकिन इस समय हालात ये हो गए हैं कि इनेलो में जो दो फाड़ हुई 2018 में, तो इनेलो बन गई और जेजेपी बन गई। तो इनेलो का जो वोट बैंक रहता था हरियाणा में, वो करीबन 25% के आसपास रहता था। 25% एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है देखा जाए तो। लेकिन इस वोट बैंक के बलबूते पे सरकार नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 30 से 35% के बीच में वोट चाहिए। तो उसके लिए उनको एक थोड़े से वेटेज की जरूरत होती थी। उसके लिए बीजेपी को उनको साथ लेना पड़ता था, क्योंकि जब इनेलो ने सरकार बनाई पहले, तो बीजेपी ने उनका साथ दिया, तभी जाके उनकी सरकार बन पाई। क्योंकि मैं कहता हूं कि पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, हालांकि विशाल हरियाणा पार्टी बन गई थी 1968 में, लेकिन वो 5-6 महीने ही रही, उन्होंने सरकार बनाई थी राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। लेकिन एक्चुअल में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो 1977 में मैं मानता हूं, वो जनसंघ के सहयोग से बनी थी, चौधरी देवीलाल ने जब बनाई थी। तो बड़ा भारी वोट पड़ा था देवीलाल के पक्ष में, कांग्रेस का विरोध था। उसके बाद अगली बार जो सरकार बनी गैर कांग्रेसी, वो 1987 में बनी। उस समय भी बीजेपी को साथ लेना पड़ा था चौधरी देवीलाल ने, और ऐसी हवा बनी थी कि 90 में से 85 सीटें आ गई थी गठबंधन को, देवीलाल और बीजेपी के। उसके बाद क्या हुआ कि हरियाणा विकास पार्टी बन गई थी, जो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी कांग्रेस से अलग होके। 1996 में बंसीलाल को बीजेपी से गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि अपने बलबूते पे सरकार नहीं ला सकते। तो बीजेपी के साथ आने से बंसीलाल की ताकत बढ़ गई और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और अपने बीजेपी की सरकार बन गई। 3 साल तक चली। 1999 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेके ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन दे दिया इनेलो को। तो सरकार 1999 में फिर बन गई। 2000 में इलेक्शन हुए, तो वो जो चुनाव था इनेलो ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, तो वो 2005 तक रहा। 2005 के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद इनेलो ने समझौता नहीं किया किसी पार्टी से, जाके 2014 में अपने बलबूते सरकार बना ली। अब जो मेन खिलाड़ी रह गए 2018 में विघटन हुआ, कांग्रेस और बीजेपी। जो 25% वोट था वो अपने आप को जज नहीं कर पाया कि हम किस तरफ जाएं। लेकिन यह भी खास बात रही, ये बड़ा ध्यान देने लायक बात है कि लगातार जिस पार्टी ने इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा हो, वो ही उसी पार्टी के समर्थक यानी इनेलो के समर्थक बीजेपी के खिलाफ हो गए। तो वो मजबूरी में कांग्रेस की तरफ
शिफ्ट हो गए। कुछ जो हिस्सा था वो जेजेपी में रहा इनेलो का, इनेलो तो लगभग खत्म सी ही हो गई थी, और कुछ कांग्रेस में चले गए और कुछ जेजेपी के पास। 2019 के इलेक्शन की बात कह रहा हूं मैं। तो एक ही नारा चला था कि आप उस कैंडिडेट को वोट कीजिए जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे। 1 अक्टूबर 2019 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं विधानसभा की। तो क्योंकि वोटर्स को यह लगा कि जेजेपी किसी भी सूरत में भाजपा का साथ नहीं देगी, तो उस चक्कर में 10 विधायक चुन के आ गए जेजेपी के। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ 10 विधायक आए, दुष्यंत चौटाला ने एकदम ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी की सरकार का हम अंग बन सकते हैं, और मिलकर सरकार बना ली। तो इससे जो एक तबका इनेलो से टूटा था और जेजेपी में गया था, वो सारा का सारा नाराज हो गया। और 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें जो रही सही कसर है वो भी पूरी होगी, क्योंकि बेसिकली जो इनेलो की रीड होती थी वो किसान वर्ग होता था। तो किसान वर्ग सारा का सारा शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट कहां हुआ जाके, वो बीजेपी में नहीं गया, वो कांग्रेस में चला गया। अब स्थिति ये है, अब वो नारा नहीं चलेगा जो पिछली बार चला था हरियाणा में कि बीजेपी को हराने वाला जो भी कैंडिडेट हो उसको वोट दो। अब सीधा ये मुझे लगता है, जो करंट है, जो फील्ड में जाके बात चलती है, कि कांग्रेस को ही जिता दो, क्योंकि और किसी पे भरोसा नहीं है। इवन इनेलो के जो मुखिया हैं इस टाइम, ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे, तो वो हालांकि बीजेपी की विरोध की बात तो करते हैं अभय चौटाला, लेकिन वोटर्स का उन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि 2 क्रूशियल मौके आए थे। हालांकि वो कहते हैं कि बार बार हम बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन 2 क्रूशियल जब मौके आए, पहला मौका जब था राष्ट्रपति चुनाव का जब समय आया, तो इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने एनडीए प्रत्याशी के फेवर में मतदान किया और बयान दिया कि हम किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका एक इंपैक्ट ये गया वोटर्स में, भाई ये मिल सकते हैं बीजेपी के साथ इनेलो। उसके बाद दूसरा मौका आया जब राज्यसभा का चुनाव था। उस समय जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी था, तो अभय चौटाला ने उनके फेवर में वोट डाल दी और फिर यही बयान दे दिया कि कुछ भी हो हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो वोटर्स में एक बात गई कि अगर हम वापस भी आ जाते हैं, अगर 25% वापस इनेलो में आ जाता है, तो ये तो फिर जो क्रूशियल मौका होगा तो उसमें उनके साथ खड़ा पाएगा इनेलो उसके साथ। तो वो सारा जो शिफ्टिंग है वो कांग्रेस की तरफ होगी आज के दिन। इसके बाद एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि 27 जनवरी 2021 को अभय चौटाला ने कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून थे, उनके खिलाफ त्याग पत्र सौंपा था। और ये भी पूरे देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे एमएलए या एमपीज में जिन्होंने विरोध में अपना त्याग पत्र दिया था। पूरे देश में एक मिसाल थी। उस समय ऐसा लगा था हरियाणा की राजनीति में कि हो सकता है कि इनेलो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा ले, क्योंकि हरियाणा का जो किसान वर्ग था वो बहुत ज्यादा आंदोलित था और उनको एक ऐसे मर्द की जरूरत थी जो अपना सब कुछ ताक पे रख दे, गिरवी रख दे उनके लिए। और उन्होंने वो किया और उनका वो फायदा तो मिला, क्योंकि उपचुनाव में जीत तो गए, लेकिन उसके बाद फिर जो पिछला जो किया कराया था, जो 2 मैंने बताए इंसिडेंट हुए, उसमें पानी फेर दिया उन्होंने। तो अब जो मुकाबला होगा वो सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। अब जो थर्ड मोर्चा जो था इनेलो या जेजेपी, अब वो खत्म हो चुका। मुझे जो लगता है कि 5% भी दोनों को मिला के वोट आ जाए तो मैं उनकी उपलब्धि मानूंगा। और एक और सबसे बड़ी बात यह है, कल शाम और आज अभी तक जो जेजेपी के बयान आ रहे हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला का बयान सुन लीजिए, चाहे दिग्विजय का सुन लीजिए, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहे, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे तो हम उनका साथ दे सकते हैं। कांग्रेस वो ये कहना चाह रहे हैं कि
हम बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन ये है कि वो उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है, क्योंकि जब क्रूशियल मौका था, जब इनके पास 2019 में जब अक्टूबर में समय था, तब इन्होंने कांग्रेस की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था दोस्ती का। लेकिन अब यह है कि इनका जनाधार खिसक रहा है। चर्चा तो यह है कि 10 में से 5 विधायक हैं जेजेपी के, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बीजेपी की तरफ है। लेकिन व्हिप जारी करने से वो वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि व्हिप का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो उनकी सदस्यता खत्म होगी। और मुझे लगता है कि जेजेपी के विधायक हवा का रुख भांपते हुए इस तरह की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वापस भी 3-4 महीने के बाद फील्ड में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, तो उनका करियर ही खत्म हो जाएगा अगर इस तरह की उन्होंने चीज की। तो अगर उन्होंने बीजेपी की तरफ जरा भी कदम बढ़ाया। और इस पूरे एपिसोड में एक चीज और, जैसे अमरिंदर जी ने कहा कि हुड्डा ने अपने आप को बड़ा चाणक्य साबित किया। और इसके साथ साथ मैं एक और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो इंटर पार्टी पॉलिटिक्स होती है वो तो हर पार्टी में होती है। तो यहां पे एक बड़ी चर्चा चलती है एसआर के, वही शैलजा, किरण और जो अपना क्या नाम है, रणदीप सुरजेवाला। तो इनका जो गुट है वो और हुड्डा के बीच में जो दिखाते हैं लोग वागिया तथाकथित जो चर्चाएं चलती हैं कि कौन ज्यादा हैवीवेट है, तो उसको विराम दे दिया है। क्योंकि जो वेट है, ज्यादा जो ताकत है, वो आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। नहीं तो ये तीनों विधायक शैलजा के पास भी जा सकते थे, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, या रणदीप सुरजेवाला की तरफ भी जा सकते थे, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, या फिर किरण की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको धरातल का पता है, यथार्थ का पता है कि आज के दिन हरियाणा में कांग्रेस की असली ताकत किसके पास है। और निश्चित तौर पे ये जो 3 आए हैं तो इसके हैरत अंगेज परिणाम होंगे। और मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 2019 के जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े थे हरियाणा के, वो कम से कम नहीं रहने वाले हैं, उनमें जरूर बदलाव होगा। और इसका बदलाव दिल्ली लोकसभा चुनाव पे भी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा वासी भी निवास करते हैं जिनकी जड़ें हरियाणा में है। पंजाब का इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो पंजाब में भी निश्चित रूप से इसका असर पड़ने वाला है। आप देखना इसका प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार ढंग से आपने तमाम जो धरातल की जो स्थिति है वो आप बयां कर रहे थे, बता रहे थे अमित नेहरा जी। और यहां पर 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे। एक ये कि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की, जिन्होंने समर्थन दिया था 10 सीटों के साथ 2019 में जीत के आए थे और बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनवाई थी, वो पार्टी जो है अब वो धरातल पर काफी धराशायी हो चुकी है। दूसरी पार्टी इनेलो, वो धराशायी है ऑलरेडी, क्योंकि पिछली दफा भी मात्र 1 सीट लेके आई थी। अब आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच के मुकाबले में बीजेपी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से गुजर रही है और यहां एज दिखाई दे रहा है। अगर कहा जाए नटसेल में, तो एज जो है वो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। ये एक साफ और बहुत बड़ी बात कि इसका असर न सिर्फ दिल्ली पे पड़ेगा बल्कि हरियाणा का असर पंजाब पे भी पड़ेगा। और तो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जहां बहुत सारे हरियाणा के लोग बसते हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा इसका। और आने वाले समय में क्या हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है यह भी देखना होगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस को लगातार कहा जा रहा है कि आप सरकार अगर बनाई, जैसे अभी दुष्यंत चौटाला के बारे में आप कह रहे हैं, अंदर खाने इस बात की चर्चा जरूर चल रही है कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन बात यही है कि 3-4 महीने बचे हुए जब इस लोकसभा के बाद विधानसभा के, तो आखिर क्यों कोई इतना बड़ा कदम, ऐसा कदम उठाएगा जो खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, जो आने वाले समय में कांग्रेस की ही मुश्किलें खड़ी कर सकती, मतलब ऐसे कदम से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन इन बहुत कुछ के बीच में लोकसभा का चुनाव, और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां पर हरियाणा में विधानसभा
कि सरकार जो है यानी कि उनकी जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है? क्या वहां 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? वहां क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि केंद्र की नजरें भी टिकी होंगी। अगर केंद्र वहां सरकार नहीं बचा पाई तो केंद्र के पास क्या कुछ हो सकता है हरियाणा के लिए? केंद्र वहां चाहेगी कि लोकसभा चुनाव करवाने से पहले वहां पर अपनी परिस्थितियां मजबूत करें, उसके लिए उसके पास राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई भूमिका नजर नहीं आती है। लेकिन देखा जाएगा क्या कुछ होगा आने वाले समय में। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें 90 हैं। 90 सीटों में से 2 सीट खाली है और मौजूदा विधानसभा में 40 सीटें बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, निर्दलीय के पास 6 सीटें हैं, जसपा के पास 10 सीटें हैं, इनेलो के पास 1 है और एचएलपी के पास में हरियाणा लोकहित पार्टी जो है उसके पास में 1 सीट है। और इन सबको मिलाकर के 88 सीटें बनती हैं। इन 88 में से 45 सीटें चाहिए सरकार में काबिज रहने के लिए नायब सिंह सैनी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसको। लेकिन अल्पमत में आ चुकी है और सबसे बड़ी बात, अल्पमत में आती हैं सरकारें, ये मायने नहीं रखती। मायने यहां वो बात रख रही है कि कल जिस वक्त चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, यह देखना जरूरी है। और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से आखिर देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, यहां से आखिर आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को अपना वहां पर मुख्यमंत्री बनवाया, तो उसके कुछ तो मायने रहे होंगे। जरा ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए जल्दी से अमित नेहरा जी। इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले जाएं, उससे पहले ये सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि खट्टर को बाहर करके नायब सिंह सैनी को लाने का मकसद क्या था? क्या वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है बीजेपी का? देखिए रंजन जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये होम्योपैथी की जो दवा होती है उस तरह का प्रयोग था। भाई उनको ये लगा कि अगर बीमारी ठीक नहीं होगी तो कम से कम साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। जिस तरह एन मौके पे, चुनाव के एन मौके से पहले मुख्यमंत्री बदला तो उसका एक बैड इम्पैक्ट गया। मतदाताओं के दिमाग में, जहन में ये गया कि भाई एफिशिएंट नहीं थे वो आदमी, पार्टी ने इसलिए तो बदला उनको। भाई जो एफिशिएंट नहीं था आदमी, 9.5 साल उसने सरकार चलाई, तो कहीं ना कहीं तो वोटर के दिमाग में ये रहेगा ये बात। नहीं तो अगर एफिशिएंट होते पार्टी की नजर में तो पूरा कराते टेन्योर। तो ये मानना है वोटर्स का, जिनसे मैंने बात की ज्यादातर। और एक खास दिलचस्प बात, एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं दर्शकों को डीवी लाइव के लिए, वो भी लाभान्वित होंगे। ये जो अपना अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा में, उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पता चलनी भी चाहिए अपने दर्शकों को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ। पंजाब से हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। 1966 में जो पहली विधानसभा सत्र था, उसमें बंटवारा हो गया था कि जो पंजाब विधानसभा में थे वो हरियाणा के इलाके से चुने गए विधायक हरियाणा में रह गए थे। तो पहले ही विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव आ गया था पंडित भगवत दयाल शर्मा जो सीएम थे उनके खिलाफ। और वो जो प्रस्ताव लेके आए थे चौधरी मुख्तार सिंह मलिक और डॉक्टर मंगल सेन जो हरियाणा की बीजेपी का आज तक का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, वो दोनों मिलकर लेके आए थे। लेकिन सरकार नहीं गिरी थी, विश्वास मत हासिल कर लिया था। पहली सत्र की बात कर रहा हूं, 1966 में हरियाणा बनते ही पहले अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। उसके बाद 1967 अगले साल जब चुनाव हो गए थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा फिर मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा के। लेकिन जो कांग्रेस थी वो बहुमत में आ गई थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो स्पीकर का चुनाव था, अपना विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था, तो कांग्रेस अपना स्पीकर का चुनाव नहीं जिता पाई। तो उसके चक्कर में उनको इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री को। तो हरियाणा में अभी तक की हिस्ट्री ये रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण आज तक सरकार नहीं पड़ी है, अन्य डिवाइस से पड़ी है। उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में जब बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी,
तो बीजेपी ने विड्रा कर लिया था अपना समर्थन, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन एन मौके पे कांग्रेस ने एक दाव चल दिया कि हम इनको समर्थन देते हैं, हरियाणा विकास पार्टी को, और वो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब अविश्वास प्रस्ताव आने की हलचल मची, तो चौधरी बंसीलाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले ही दे दिया था। कहने की बात यह है कि सरकार हरियाणा में अन्य डिवाइसेस से पड़ी है, आज तक अविश्वास प्रस्ताव से नहीं पड़ी है। और एक दिलचस्प आंकड़ा और देना चाहूंगा कि हर गवर्नमेंट में, हरियाणा में जब गवर्नमेंट रही है, जितनी भी गवर्नमेंट, लगभग हर गवर्नमेंट में 1 या 2 या 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। लेकिन 1987 से 1991 तक जब चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उस दौरान एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था विधानसभा में। उसके बाद 2005 से 2009 तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला कार्यकाल था, तो उस दौरान भी कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जो 2014 से 2019 तक पहले कार्यकाल में थे, तो उस दौरान भी कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था हरियाणा विधानसभा में। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि अविश्वास प्रस्ताव से तो सरकार नहीं गिरी, लेकिन अन्य डिवाइस से सरकार गिरी है। अब की बार जो अन्य डिवाइस होगा, तो लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अन्य डिवाइस होगा क्या, वो कैसे होगा। सरकार अगर गिरेगी तो अन्य डिवाइस कैसे होगा, क्योंकि ये तो तय है कि अविश्वास प्रस्ताव से तो सरकार नहीं गिरने वाली। 6 महीने का इन्होंने जो टाइम पीरियड गेन कर लिया है, तो दिलचस्पी इसमें रहेगी सभी की देखने की, अन्य डिवाइस क्या रहेगा। तो ये एक खास आंकड़ा था। बात आप बता रहे थे कि कैसे और अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार नहीं गिरी, लेकिन दूसरा क्या कुछ हो सकता है जिससे सरकार जा सकती है। लेकिन यहां अल्पमत में सरकार है, और यह सरकार कब तक रहती है अल्पमत में, और इसके बाद कब तक खींच पाते हैं नायब सिंह सैनी यहां की हरियाणा की सरकार को, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन साथ साथ दिलचस्पी हम सबकी वहां भी बनी हुई है जहां से चुनाव की जो तीन फेज हैं वो पूरे हो चुके हैं। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। इन तीनों फेजों के बीच में जो जैसे ही तीसरा फेज चल रहा था, उसी बीच आखिर अल्पमत में इस सरकार को, हरियाणा की सरकार को क्यों लाया गया? क्यों 3 विधायक, निर्दलीय विधायक साफ साफ आते हैं और कहते हैं कि हम अब कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस यहां इतनी मजबूत दिखाई दे रही है? इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। जी हां, बिल्कुल, कांग्रेस हरियाणा में अब आमने सामने की फाइट में है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पे चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं है। चतुष्कोणीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनेलो और जजपा ये दोनों मिलकर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करते थे, लेकिन इस बार वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आमने सामने के मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त ढंग से एक तरफ दुष्यंत चौटाला हरियाणा, जो कि अपना एक विश्वास उन मतदाताओं के बीच खो चुके हैं जिन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट इनको वोट किया था 2019 में, उसके पक्ष में जाने की कोशिश करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन वो दाल गलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ वो, दूसरी तरफ आप देख लीजिए इनेलो, उनके साथ भी वही हाल है, जो एक सीट पे आकर के टिक गए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी को 2019 के ही लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा हुआ था, 10 की 10 सीटें आई थी। इस बार ये दोनों चीजें इनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, ना ही दुष्यंत चौटाला के पक्ष में दिखाई दे रही हैं चीजें जो हैं, यानी कि वहां की जो जनता है वो अब पक्ष में दिखाई दे रही है। वोटर्स जो हैं वो जाते हुए, नाम लेते हुए कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ी परेशानी है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जहां 100 में से 100% मार्क्स लेके आए थे, उन राज्यों में नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को लॉस हो रहा है। चाहे वो गुजरात हो, कल ही गुजरात में पूरी सीटों पे मतदान करवाए गए हैं, एक सीट तो ऑलरेडी जीत चुकी है बीजेपी, सूरत की सीट, उसके अलावा 25 की 25 सीटें क्या आ रही हैं? किसी से भी पूछ लीजिए, गुजरात में वोटरों से पूछिए, कहते हैं 25 की 25 सीटें नहीं आएंगी, यानी वहां लॉस। आप राजस्थान में पूछिए, जहां 25 की 25 सीटें इनके पास थी, क्या आ रही हैं? वहां लॉस, क्योंकि वहां भी नहीं आ रही है। आप पूछिए वहां मध्य प्रदेश में, जहां 29 में से 28 सीटें थी, वहां लॉस, क्योंकि वहां पर 3 सीट भी कम हो गई, तो पिछली बार से ज्यादा। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में पूछिए, जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं कल ही 3 फेज में, वहां भी लॉस। आप उसके आगे अगर बढ़ेंगे तो अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है,
महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन तमाम राज्यों में जहां 100% या 90% सीटें आई थी वहां लॉस है बीजेपी को। तो कैसे बीजेपी सरकार बनाएगी, ये जरा आप सोचिएगा। जो बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं वो जरूर सोचिएगा। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा की, और हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, अल्पमत में आई नायब सिंह सैनी की सरकार, और नायब सिंह सैनी कितने दिनों तक अपनी सरकार को खींच पाते हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कैसे दिल्ली पे आता है, पड़ता है दिल्ली और पंजाब पे, ये हमारे साथी अमित नेहरा जी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमित नेहरा जी इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमरिंदर उपाध्याय जी आपका भी इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सब जुड़े। और इस ब्रेकिंग न्यूज में हम यही दिखाने बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे यहां पर हरियाणा से जो बुरी खबर आई है बीजेपी के लिए, वो बीजेपी के लिए ही जो खुद जाल बिछाए थे उसमें फंसते हुए दिखाई दे रही है। तीसरे चरण के साथ ही भारी संकट में